नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आज सबसे पहले आपको सेना की बढ़ती ताकत की बात बताना चाहता हूं। आपको वैज्ञानिकों के योगदान की बात बताना चाहता हूं। मेड इन इंडिया की बात करना चाहता हूं, जो हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर देता है। मेरे हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया। हिंदुस्तान की सेना की ताकत कई ज्यादा गुना बढ़ा दी है। जिन हथियारों की जरूरत सालों से महसूस की जाती थी, उस हिंदुस्तान की सेना ने तैयार किया है। हमारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को सारे हथियार सौंप दिए। हथियारों की लिस्ट बहुत लंबी है, जो मैं आज आपको दिखाऊंगा भी, और हथियारों के बारे में आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। उधर फ्रांस के जंगलों की आग बेकाबू होती जा रही है। फ्रांस से यह आग संभाले नहीं संभल रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। तमाम वैश्विक मुद्दों के बीच जंगल की बेकाबू होती आग पर चर्चा की है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से हर तरह की मदद और सहयोग की बात की है, भरोसा दिलाया है। उधर फ्रांस के जंगलों की आग बुझाने के लिए मेरा हिंदुस्तान आगे आएगा। हिंदुस्तान अपने फायर कंट्रोल सिस्टम की मदद से फ्रांस में लगी आग को बुझाएगा। उधर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान परेशान है। एक तरफ राजनीतिक संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरी तरफ आर्थिक चुनौतियां संभाले पाकिस्तान से नहीं संभल रही है। पाकिस्तान का आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। पाकिस्तान विदेशी कर्ज के बोझ में लगातार दबता जा रहा है। चीन ने पाकिस्तान को अपना शिकार बनाया है। पाकिस्तान में महंगाई 7वें आसमान पर है। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हैं। पाकिस्तान के हालात नहीं संभले तो पाकिस्तान का हाल भी श्रीलंका जैसा हो जाएगा। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान की जनता सड़कों पर नजर आएगी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की आवाम आने वाले कुछ वक्तों में सड़क पर आ सकती है। जिस तरीके से पाकिस्तान की बदहाल की हालत जिम्मेदार है, वहां के राजनेताओं के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन होते हैं। पाकिस्तान के हालात नाजुक बने हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान की अंदरूनी हालत को नहीं समझ रहे। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को मैं देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। नया हिंदुस्तान नई राह पर चल पड़ा है। पहली बार स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर लाल किले से मेड इन इंडिया तोप से सलामी दी गई। मेड इन इंडिया की तोप की दहाड़ दो दुश्मन देश यानी पाकिस्तान और चीन तक गई। पाकिस्तान तक उसकी सुनाई दी, चीन तक इस तोप की सुनाई दी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के जिस संकल्प की बात को लाल किले से कही, दूसरे दिन हिंदुस्तान की सेना कई कदम आगे बढ़ गई।
कई सारे मेक इन इंडिया के हथियार और तकनीकी सेना को रूप दिया गया, उन हथियारों को सौंप दिया गया। फ्यूचर सोल्जर की तस्वीर देश के सामने रखी गई। एक से बढ़कर एक बेहतरीन हथियार सेना को दिए गए, सुरक्षा उपकरण सेना को दिए गए, संचार उपकरण सेना को दिए गए और सेना की ताकत में कई गुना ज्यादा इजाफा हो गया है और हमारे हिंदुस्तान की सेना अब और ज्यादा सशक्त हो गई है। सावधान हो जाओ चीन, संभल जाओ पाकिस्तान। सामने खड़े हैं तुम्हारे हिंदुस्तान के सुपर सोल्जर। देश के वैज्ञानिकों ने कई गुना बढ़ा दी सेना की ताकत। एडवांस हथियार तकनीक पाकर सेना बनी सुपर सोल्जर। 15 अगस्त के दिन लाल किला परिसर में गूंजती इन तोपों ने दुश्मन देशों को बता दिया है कि भारत बदल रहा है, भारत नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछहत्तर सालों तक जिस आवाज को सुनने के लिए हर हिंदुस्तानी के कान तरस गए, मेड इन इंडिया तोपों की सलामी ने, मेड इन इंडिया तोपों की गूंज ने हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर दिया। मेरे साथियों, आज जब ये बात हमने सुनी, आजादी के 75 साल के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे, 75 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी है। 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। आजादी के पर्व के मौके पर अब तक इस रस्मी सलामी के लिए ब्रिटिश तोपों का उपयोग होता था। अब जो स्वदेशी तोप देश का शौर्य और सम्मान बढ़ा रही है, इन्हें भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है। नए भारत की बुलंद हौसलों वाली सेना ने संकल्प लिया है, जितनी जल्दी हो सकेगा सैन्य हथियारों और तकनीक के मामले में विदेशी निर्भरता कम करेगा। हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरी आत्मनिर्भर की बात को संगठित स्वरूप में, साहस के स्वरूप में मेरी सेना के जवानों ने, सेना नायकों ने जिस जिम्मेवारी के साथ कंधे पे उठाया है, मैं उनको जितनी सैल्यूट करूं उतनी कम है दोस्तों। उनको आज मैं सलाम करता हूं, क्योंकि सेना का जवान मौत को मुट्ठी में लेकर के चलता है। मौत और जिंदगी के बीच में कोई फासला ही नहीं होता है, और तब बीच में वो डट करके खड़ा होता है। और वो मेरा सेना का जवान तय करे कि हम 300 ऐसी चीजों अब लिस्ट करते हैं जो हम विदेश से नहीं लाएंगे, हमारे देश की। ये संकल्प छोटा नहीं है। मुझे इस संकल्प में भारत के आत्मनिर्भर भारत के उज्जवल भविष्य के वो बीज मैं देख रहा हूं, जो इस सपने को वटवृक्ष में परिवर्तित करने वाले हैं। सेना के इस मेड इन इंडिया वाले संकल्प का काम शुरू हो चुका है। कई तकनीकी मोर्चों पर देश के वैज्ञानिक दुनिया को हैरान और दुश्मन देशों को परेशान करने लगे हैं। भारत के अनुसंधान का डंका बजने लगा है। भारतीय सेना भविष्य की सुपर सेना बनने की दिशा में बढ़ने लगी है। मंगलवार का दिन बेहद खास रहा, जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई सारी महत्वपूर्ण चीजें सेना को सौंपी, जिसकी जरूरत
लंबे समय से सेना महसूस करती रही। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर की। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे सेना के जवानों को भविष्य की टफ फोर्टिफाइड के लिए तैयार करेगा। अत्याधुनिक हथियारों, बुलेट प्रूफ जैकेट और यंत्रों से लैस कर सेना के जवानों को सुपर सोल्जर में बदल देगा। इनके पास मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड होगा, साथ ही मल्टीपर्पज चाकू भी होगा। इनके जूते बारूदी सुरंगों से इन्हें बचाएंगे। सेकंड सब प्रोटेक्शन सिस्टम के तहत बने हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट काफी ज्यादा मजबूत और हल्के हैं। इनमें कई सारे मॉड्यूलर पाउच हैं, जिनमें ग्रेनेड्स, मैगजीन, रेडियो सेट और अन्य सामान रखे जा सकते हैं। थर्ड सब सिस्टम में कम्युनिकेशन और सर्विलांस सिस्टम रहेगा। हर सैनिक के पास एक रेडियो सेट होगा जो हैंड्स फ्री होगा। सेक्शन कमांडर अलग से कम्युनिकेशन सर्विलांस डिवाइस लेकर चलेगा, ताकि रियल टाइम में अपनी टीम के साथ संपर्क में रह सके। मैं एक फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर को दर्शाता हूँ। श्रीमान, भारतीय सेना ने एक मॉडर्न इन्फेंट्री सोल्जर के लिए एक लेथली पावर बढ़ाने के लिए AK-203 असॉल्ट राइफल को इक्विप किया है। इसका रेंज 300 मीटर है। यह AK सीरीज का पहला स्वदेशी एकमात्र हथियार है। दूसरा, सर्वाइवेबिलिटी। श्रीमान, इन्फेंट्री सोल्जर की सर्वाइवेबिलिटी के लिए इंडियन आर्मी ने बैलिस्टिक हेलमेट, बैलिस्टिक गॉगल, बुलेट प्रूफ जैकेट, एल्बो पैड, नी पैड दिया है। हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट 9mm और AK-47 जैसे घातक हथियारों के बुलेट से प्रोटेक्ट करता है। इंडिया के सुपर सोल्जर की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। AK-47 जैसे घातक हथियारों के सामने भी जवान सुरक्षित रह सके, इसके लिए उसे बेहद खास बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस किया गया है। फ्यूचर सोल्जर असॉल्ट राइफल AK-203 से लैस है, जो कि AK सीरीज का सबसे एडवांस राइफल है, जिसकी क्षमता दमदार है। 7.62 गुणा 39 mm कैलिबर की है AK-203 राइफल। इसकी रेंज 300 मीटर है। यह वजन में हल्की और इस्तेमाल करने में आसान है। होलोग्राफिक और रिफ्लेक्स साइट की वजह से दिन रात में बेहतरीन विजन। ऑपरेशन के दौरान 360 डिग्री दृश्यता और सटीकता के लिए लेंस और कैमरे लगे हैं। ये AK सीरीज का पहला स्वदेशी हथियार है। टारगेट एक्विजिशन और कम्युनिकेशन। टारगेट एक्विजिशन के लिए भारतीय सेना ने एक मॉडर्न इन्फेंट्री सोल्जर को होलोग्राफिक साइट की सुविधा दी है, जो कि राइफल पर माउंटेड है। इसका रेंज 200 मीटर है। रात के समय देखने और दुश्मन को अंगेज करने के लिए भारतीय सेना ने एक मॉडर्न इन्फेंट्री सोल्जर को नाइट साइट की सुविधा दी गई है, जो कि हेलमेट पर माउंटेड है। इस साइट को एक मॉडर्न इन्फेंट्री सोल्जर अपनी सुविधा के अनुसार देख सकता है, बदली कर सकता है। कम्युनिकेशन के लिए भारतीय सेना ने एक इन्फेंट्री सोल्जर को कमांडर हेडसेट, जो कि हैंड फ्री काम करता है, की सुविधा दी है। इसके द्वारा एक मॉडर्न इन्फेंट्री सोल्जर अपने साथियों और अपने कमांडर के संपर्क में रहता है। अब बात लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट यानी LCA की। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन सीमा की सुरक्षा की चुनौतियां सबसे अलग हैं।
यहाँ सेना के सामर्थ्य को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण तकनीकी तैयारी की गई है। इस क्षेत्र में सेना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय ने लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट बोट तैयार करवाया है, जिसे राजनाथ सिंह ने थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को सौंपा। इन LCA बोट्स में करीब 35,000 सैनिक सवार होकर ऑपरेशन के लिए जा सकते हैं। भारत और चीन की सेना के बीच अचानक से बने तनातनी वाले माहौल में रिइंफोर्समेंट के लिए जमीनी रास्ते की बजाय इन लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट बोट के जरिए तुरंत पहुंचा जा सकता है। इससे पहले भारतीय बोट की क्षमता और स्पीड सीमित थी। पूर्वी लद्दाख सीमा पर इस बोट की तैनाती से सेना की ताकत में इजाफा होगा। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LAC विश्व प्रसिद्ध पेंगोंग त्सो झील के बीच से होकर गुजरती है। करीब 140 किलोमीटर लंबी इस झील का 2/3 हिस्सा चीन के हिस्से में है और 1/3 पर भारत का अधिकार है। लेकिन LAC स्थायी रूप से डिमार्क यानी निश्चित न होने के चलते चीनी सैनिक झील के साथ साथ उससे सटे इलाकों में घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं। समय समय पर यहाँ तनाव की स्थिति बनी रहती है। यहाँ की जरूरतें सबसे अलग हैं, चुनौतियाँ अलग हैं। यहाँ LAC जैसी सक्षम बोट्स की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, जिसे अब भारत सरकार ने पूरा कर दिया है, वो भी मेड इन इंडिया के तहत। लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट को मेसर्स एक्वेरिस शिपयार्ड लिमिटेड गोवा द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। मेड इन इंडिया के तहत देश के वैज्ञानिकों और सेना के जवानों का ये साथ कमाल करेगा। देश के दुश्मनों के दिलों में दहशत भरने का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और राष्ट्रीय आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के इस समय ताजा हालात कैसे हैं। पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है राष्ट्र की आवाज में। हिंदुस्तान की सेना की ताकत बढ़ाने की दिशा में रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा प्रयास किया गया है। लंबे वक्त से सेना जिन जरूरतों को महसूस कर रही थी उसे पूरा करना, वो भी मेड इन इंडिया के अभियान के तहत हिंदुस्तान की ताकत को कई गुणा बनाने वाला है। सैन्य तकनीकी के मामले में हिंदुस्तान का यूं आत्मनिर्भर होना अच्छे संकेत दे रहा है। हर हिंदुस्तानी को अच्छा एहसास करवा रहा है। सेना की ताकत अगर इसी तरीके से बढ़ती रही, वैज्ञानिक अपना दम दिखाते रहे, कोई भी दुश्मन देश हमारी सीमाओं की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो भी सैन्य तकनीकी और सिस्टम भारतीय सेना को सौंपा है, सारे के सारे सेना की ताकत को कई गुना बनाने वाले। मैं आपको कुछ सैन्य संसाधनों के बारे में बताना चाहता हूं। IPMV गाड़ियों को सैनिक की सुरक्षित मूवमेंट के लिए तैयार किया गया है। उत्तरी सीमा पर हमारे सैनिकों के लिए बिना सुरक्षा के घूमना सुरक्षित नहीं है। सेना की मोबिलिटी कम हो सकती है। टाटा एडवांस सिस्टम ने खासा बख्तरबंद वाहन तैयार किया है। इन पुल प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियों के सहारे हमारे फौजी भाइयों का खतरनाक इलाकों में आना जाना आसान हो जाएगा। फौजी भाइयों की सुरक्षा बढ़ जाएगी। ये बख्तरबंद गाड़ियां गोली और बारूदी सुरंगों से बचने में सक्षम हैं। यह इनकी खासियत है, तकनीकी से लैस है। इसके साथ ही एक दूसरी सुरक्षित गाड़ी तैयार की गई है जिसका नाम क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल्स है। इसका उपयोग सबसे ज्यादा लद्दाख में होगा। ये बहुत तेज गति से चलने वाली गाड़ियां हैं। इनकी फायर पावर ज्यादा है। इनमें सैनिक ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। इन्हें भी टाटा एडवांस सिस्टम ने बनाया है। ये भी हमारी सेना में शामिल होंगे।
इनकी खासियत मैं आपको बता चुका हूं। बिनी रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम है, एक ऐसा ड्रोन जिसे देश के वैज्ञानिकों ने खास तौर से सेना के इस्तेमाल के लिए तैयार किया है। ये रिमोट से उड़ने वाले यान हैं जो छोटे हैं, हल्के हैं, ज्यादा वक्त तक उड़ सकते हैं। इससे बेहतरीन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं और इनका मुख्य काम सर्विलांस और डिटेक्शन है। इसके जरिए दुश्मनों की हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा सके। यह भी हमारी सेना में शामिल हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को देश में तैयार किया गया थर्मल इमेजर भी दिया है। यह खास तरह का सर्विलांस और डिटेक्शन यंत्र है। इस यंत्र के जरिए सैनिक दिन और रात किसी भी मौसम में दुश्मन के मूवमेंट को देख सकते हैं। इसे बेंगलुरु की टॉन ब्रो इमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। इससे फ्रंट लाइन पर बैठे सैनिकों की काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। इससे हमारी सेना को और ज्यादा ताकत मिलेगी। सेना को एंटी पर्सनल माइन यानी निपुण भी कहा जाता है। उसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। भारत और फ्रांस की दोस्ती किसी से छिपी नहीं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति की केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त है। मोदी और मैक्रो अक्सर एक दूसरे के बारे में ट्वीट करते रहते हैं। दुनिया को परेशान करने वाले मुद्दों पर बात भी करते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जंगल की बेकाबू आग फ्रांस को परेशान कर रही है। फ्रांस ने अपनी परेशानी हिंदुस्तान के साथ साझा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को सहयोग का पूरा आश्वासन दिया है। हर तरह की मदद का भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त से वादा किया। गर्मी से तप रहा है फ्रांस। जल रहे हैं फ्रांस के जंगल। 10,000 लोगों ने छोड़ा अपना घर। मदद के लिए विदेश की तरफ देख रहा है फ्रांस। भारत करेगा फ्रांस की मदद। भारत बुझाएगा फ्रांस की आग। मोदी ने की इमैनुअल मैक्रों से बात। ये तस्वीरें किसी अखबार में नहीं छपी हैं, लेकिन ये तस्वीरें फ्रांस में वायरल हैं। इस तस्वीर को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने पोस्ट किया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि 2 फायर फाइटर्स जंगल में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इमैनुअल मैक्रो ने इन तस्वीरों के साथ क्या लिखा है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा इन दिनों फ्रांस के क्या हाल हैं, ये जान लीजिए। फ्रांस इन दिनों उबल रहा है। बढ़ती गर्मी से फ्रांस का अधिकांश हिस्सा बुरी तरह तप रहा है। गर्मी का सबसे ज्यादा असर फ्रांस के जंगलों पर पड़ रहा है। वजह से फ्रांस के जंगलों में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। स्थिति यह है कि फ्रांस के पास इतने फायर फाइटर सिस्टम नहीं हैं कि वो देश में बढ़ती आग की समस्याओं से निपट सके। दूसरे शब्दों में कहें तो फ्रांस आग के सामने मजबूर है। ऐसी स्थिति में भारत फ्रांस की मदद के लिए आगे आया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बात करके उन्हें मदद का भरोसा दिलाया। मंगलवार की रात को दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत हुई। दोनों देशों के नेताओं के बीच वैश्विक खाद्य सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों पर भी विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री ने फ्रांस में सूखे की स्थिति और जंगलों में आग लगने की घटनाओं पर एकजुटता व्यक्त की और मदद का भरोसा दिया। इसके अलावा दोनों नेताओं ने सिविल परमाणु ऊर्जा में सहयोग और रक्षा सहयोग परियोजनाओं सहित सभी मौजूदा द्विपक्षीय पहलुओं पर समीक्षा की। दोनों नेताओं ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा सहित अन्य महत्वपूर्ण भू राजनीतिक चुनौतियों के बारे में भी विचार विमर्श किया।
उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी हाल के वर्षों में अधिक गहन और सशक्त हुई है। उन्होंने दोनों देशों के संबंधों एवं सहयोग को नए क्षेत्रों में भी विस्तार देने पर सहमति जताई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बताया कि आज मैंने अपने दोस्त और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात की। फ्रांस में लगी भीषण आग की घटना को लेकर भारत की एकजुटता प्रदर्शित की। भारत फ्रांस सामरिक साझेदारी को लेकर जारी द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक व क्षेत्रीय महत्व के अन्य मुद्दों पर हमने चर्चा की। फ्रांस की मदद के लिए भारत के अलावा यूरोपीय संघ के देश भी आगे आए हैं। यूरोपीय संघ के 6 देशों से अग्निशमन दल और उपकरण फ्रांस भेजे जा रहे हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके। इस मुद्दे पर यूरोपीय आयोग का कहना है कि ग्रीस और स्वीडन से 4 अग्निशमन विमान फ्रांस भेजे जाएंगे। साथ ही ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलैंड और रोमानिया की टीमों को भी फ्रांस भेजा जाएगा। यूरोपीय देशों से मदद मिलने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्वीट करते हुए धन्यवाद दिया। ट्वीट में उन्होंने जंगल में लगी आग की तस्वीर शेयर की और साथ में लिखा, हमारे सहयोगी आग के खिलाफ फ्रांस की सहायता के लिए आ रहे हैं। देश भर में 10,000 से अधिक अग्निशामक और सुरक्षा बल आग की लपटों के खिलाफ जुटाए गए हैं। ये सैनिक हमारे नायक हैं, उन्हें धन्यवाद। यूरोपीय एकजुटता काम पर है। आपको बता दें कि फ्रांस में वर्तमान में 8 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां आग से तबाही हो रही है, लेकिन सबसे प्रभावित क्षेत्र दक्षिण पश्चिम गिरोंडे विभाग में लैंडेरस की आग है। आग की तबाही से बचने के लिए दक्षिण पश्चिम हिस्से में कुल 361 विदेशी अग्निशामकों को तैनात किया जाएगा, जो 1100 फ्रांसीसी सहयोगियों की सहायता करेंगे। फ्रांस की सहायता के लिए 65 जर्मन अग्निशामकों की पहली टुकड़ी आ चुकी है। मंगलवार को आग भड़कने पर 7,400 हेक्टेयर जलकर राख हो चुका है। 17 मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और 10,000 लोगों को अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में तापमान गुरुवार को लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और रविवार तक अधिक होने का अनुमान है। लैंडेरस में इसका बहुत बड़ा खतरा है। बहरहाल फ्रांस और भारत की दोस्ती से पूरी दुनिया वाकिफ है। अभी भारत के स्वतंत्रता दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने हिंदी में ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। गर्मी का कहर सिर्फ फ्रांस में ही नहीं है, दुनिया के दूसरे देश भी बढ़ते तापमान से परेशान है। भारत का पड़ोसी मुल्क चीन भी जानलेवा हीट वेव से लड़ रहा है। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए चीन में क्या हीट वेव बना हुआ है तो उसका हालचाल बताता हूं। जरा देखिए, पिछले 60 सालों में सबसे ज्यादा भीषण गर्मी का सामना कर रहा है चीन। कई शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। भीषण गर्मी की वजह से बड़ी एसी की मांग है। घरों में एसी की संख्या बढ़ाने से बिजली की मांग भी ज्यादा बढ़ गई है। पावर ग्रिड्स पर बढ़ रहा है दबाव। बारिश से 51% की गिरावट है और गर्मी की वजह से नदियों का जलस्तर भी गिरा है। नदियों का जलस्तर गिरने से कम नहीं हो पा रहा है। हाइड्रो पावर प्लांट और बिजली बनाने के लिए रात को स्ट्रीट लाइट बंद करने के लिए आदेश दिए हैं। सिचुआन राज्य के 19 शहरों में सभी फैक्ट्रियों को बंद करने का भी आदेश दे दिया गया है। यह हालात चाइना के हैं जो मैंने आपको बताया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गर्मी से दुनिया के कई देश परेशान हैं। ब्रिटेन में तो गर्मी का आलम यह है कि सड़कें पिघलने लगी हैं और मछलियां मरने लगी हैं। गर्मी बढ़ना प्राकृतिक मामला है, सरकार चाहकर भी तापमान कम नहीं कर सकती है, लेकिन कुछ उपाय जरूर किए जा सकते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ब्रिटेन में गर्मी के क्या आलम है और किस तरीके से सरकार ने क्या उपाय किए हैं। जरा समझिए कि ब्रिटेन में जो गर्मी है उससे कई इलाकों में तापमान 35 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। होस पाइप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है और अब होस पाइप नहीं सींच सकेंगे। अपना बागीचा लोगों को घरों में रहने का सुझाव सूखने लगे हैं। जल से एक झील सूखने से पूरा गांव बाहर आ गया है। सैकड़ों साल पहले डूबा था ये गांव। गर्मी की वजह से ही
सूखी सेंट्रल वेल्स की झील में भी डूबा था और जुलाई में 40 डिग्री पहुंच गया था यह तापमान। जुलाई में लगाई गई थी नेशनल इमरजेंसी। तो इस तरीके के हालात ब्रिटेन में भी बने हुए हैं और जिस तरीके से चाइना और ब्रिटेन के हालात बने हुए हैं, कमोवेश उसी तरीके के हालात देश के दुनिया के दूसरे देशों में भी बने हुए हैं। पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद खराब है। इतनी खराब है कि पाकिस्तान के मंत्री चाय कम पीने लगे हैं और चाय पीने की सलाह भी दे रहे हैं ताकि चाय का आयात कम हो और पैसे बच सके। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घटता जा रहा है। कोई भी देश पाकिस्तान को कर्ज देने को राजी नहीं है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि पाकिस्तान के आर्थिक हालात इस वक्त कैसे हैं। जरा स्क्रीन पर रहिए आप लोग, देखिए पाकिस्तान के आर्थिक हालात क्या हैं, किसी से छुपे नहीं हैं। पाकिस्तान पर कुल करीब 60 खरब रुपए का इस वक्त कर्ज है। सोचिए 60 खरब, एक साल में पाकिस्तान का कर्ज 12 खरब रुपए बढ़ा है। यह पाकिस्तान का कर्ज बढ़ रहा है। एक साल के अंदर 35% बढ़ा है विदेशी कर्ज, यह भी किसी से छुपा नहीं है। और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात गुजर रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण तेजी से बढ़ रहा है। सियासी हालत भी ठीक नहीं है। सार्वजनिक ऋण की अदायगी की जिम्मेदारी सीधे तौर पर पाकिस्तान सरकार की है, लेकिन यह कर्ज अदा भी नहीं हो पा रहा है। पिछले वित्त वर्ष में सार्वजनिक ऋण था 9.3 खरब रुपए। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, जून 2022 तक सार्वजनिक लोन बढ़कर यह 49.2 खरब रुपए पहुंच गया था। यानी पाकिस्तान में महंगाई दर 20% के पार पहुंच गई है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 233 रुपए से ज्यादा है और डॉलर के मुकाबले रुपया 200 के पार हो गया है। अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के हालात कितने खराब हैं और पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक हालात भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान ठीक उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से श्रीलंका चल रहा था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि श्रीलंका के बाद पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। पाकिस्तान में तेजी से विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है। आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। पाकिस्तान को भी चीन ने महंगे दर पर कर्ज दिया है। यह पाकिस्तान की हालत इस वक्त बनी हुई है। श्रीलंका की राह पर चल पड़ा है पाकिस्तान। श्रीलंका की तरह पाक भी होगा कंगाल। पाई पाई को तरसेगा पाकिस्तान। खाली हो चुका पाक का विदेशी मुद्रा भंडार। कैसे होगी पाक की नैया पार। ये तस्वीरें याद हैं आपको? ये हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की तस्वीरें हैं। ज्यादा पुरानी नहीं है ये तस्वीरें। महज 1 महीने पहले ही दुनिया ने श्रीलंका की ये हालत देखी है। ऐसी ही तस्वीरें देखने के लिए एक बार फिर से तैयार हो जाइए। दुनिया एक बार फिर से ऐसी तस्वीरों से रूबरू होने वाली है। इस बार भी ऐसी तस्वीरें हमारे पड़ोसी मुल्क से ही आएंगी और वो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान श्रीलंका के नक्शे कदम पर चल रहा है और कभी भी बर्बाद हो सकता है। दुनिया के सामने कटोरा लेकर मदद की गुहार लगाता पाकिस्तान इन दिनों अपनी बर्बादी की आशंका से डरा हुआ है। दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध कुछ दिन और चला तो पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण तेजी से बढ़ रहे क्रूड ऑयल के दाम हैं। क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम के कारण श्रीलंका दुनिया से तेल नहीं खरीद सका क्योंकि उसके विदेशी मुद्रा भंडार में
बड़ी कमी आ गई थी। ठीक ऐसा ही हाल पाकिस्तान का भी है। रूस यूक्रेन युद्ध के अलावा भी कई कारण हैं जिनसे पाकिस्तान में दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। बर्बाद होगा पाकिस्तान, विदेशी मुद्रा भंडार में आई कमी। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी कमी आई है। पाकिस्तानी अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून को पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 980 करोड़ डॉलर का बचा है। 24 जून को यह 1000 करोड़ डॉलर से ज्यादा था। 6 दिन में इसमें 49 करोड़ डॉलर की कमी आई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार में ज्यादातर कमी बाहरी ऋण और अन्य भुगतान के कारण हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी की चिंता पाकिस्तान के राजनेताओं को भी है। हाल ही में पाकिस्तान के एक मंत्री ने कहा था कि लोग चाय पीना कम करें क्योंकि इससे कम चाय आयात करना पड़ेगा। पाकिस्तान के मुश्किल में आने की एक वजह वहां अभी हाल ही में हुआ सत्ता परिवर्तन भी है। पाकिस्तान में हाल ही में इमरान खान की सरकार को गिराकर शहबाज शरीफ सत्ता में आए हैं, लेकिन वह ऐसा कोई करिश्मा नहीं कर सके जो पाकिस्तान के आर्थिक हालात को ठीक कर सके। शहबाज भी इमरान खान की तरह कर्ज लेने के लिए खाड़ी देशों की ओर आस लगाए हुए हैं, लेकिन कोई भी देश अस्थिरता को देखते हुए इस समय पाकिस्तान सरकार को कर्ज नहीं देना चाहता है। हालांकि खाड़ी देशों से उसे क्रूड ऑयल मिल जा रहा है, जिसके कारण फिलहाल अभी पाकिस्तान में किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं दिखा है और स्थिति नियंत्रण में है। बर्बाद होगा पाकिस्तान, IMF से नहीं हो पा रहा समझौता। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है IMF। पाकिस्तान को IMF से लोन की उम्मीद है, लेकिन कोई भी समझौता नहीं हो पा रहा है। IMF के दबाव में पाकिस्तान के कई चीजों के दाम बढ़ गए हैं। पाकिस्तान की महंगाई वहां के आर्थिक संकट के हालात बयां करती है। 1 जुलाई से प्राकृतिक गैस की कीमतों में 43% से 235% की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान सरकार 660 अरब पाकिस्तानी रुपए वसूलना चाहती है। अगर आप पाकिस्तान की बर्बादी की खबर सुनकर खुश हो रहे हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि पाकिस्तान की बर्बादी हिंदुस्तान के लिए खुश होने की बात नहीं है। इस बात को जरा समझिए। चीन के कर्ज जाल में फंस चुके पाकिस्तान के साथ भले ही भारत के रिश्ते अच्छे न हो, लेकिन उसका बर्बाद होना भारत के लिए बड़ी समस्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हालात आज श्रीलंका में हैं, अगर वैसे हालात पाकिस्तान में बनते हैं तो चीन एक ऐसा देश होगा जो उसे और भारी भरकम कर्ज दे सकता है। इसके साथ ही चिंता इस बात की भी है कि पाकिस्तान ग्वादर बंदरगाह की तरह चीन के साथ एक नौसेना बेस का सौदा कर सकता है। भारत का दुश्मन चीन नेवी के जरिए इतना करीब आ जाए, ये अच्छी बात नहीं होगी। ये ठीक वैसा ही होगा जैसा श्रीलंका में हो रहा है। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के विकास के लिए चीन ने श्रीलंका को 1.5 अरब डॉलर का कर्ज दिया था। इसे नहीं चुकाने पर चीन ने इस पोर्ट को श्रीलंका से 99 साल की लीज पर ले लिया। अब भारत के विरोध के बावजूद चीन ने श्रीलंका के पोर्ट पर अपना जासूसी जहाज खड़ा कर दिया है। भारत को डर है कि पाकिस्तान के कंगाल होने पर चीन कहीं पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।